नमस्कार। आज का हमारा करंट अफेयर का एजेंडा है चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस ने अभी हाल ही में गुजरात और राजस्थान के कई क्षेत्रों में बच्चों को प्रभावित कर रखा है, जिसके कारण कई बच्चों की मृत्यु भी हो गई है। चांदीपुरा वायरस के अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो 1964-1965 के दरमियान ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुरा क्षेत्र में पहली बार देखा गया था। इसी कारण इसे चांदीपुरा वायरस कहा गया था। अगर हम चांदीपुरा वायरस के बारे में बात करें तो चांदीपुरा वायरस का अभी तक कोई भी इलाज नहीं खोजा गया है। इसका मतलब इसकी कोई भी एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है जिससे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसका अभी जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो सिम्टम वाइज हो रहा है कि जो जो सिम्टम दिख रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोविड बीमारी के समय में हुआ था कि शुरुआत में इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, उसमें जो भी मरीज को सिम्टम दिखते थे उसी सिम्टम के आधार पर मरीज का इलाज किया जाता था। ठीक वैसे ही इलाज चांदीपुरा वायरस का हो रहा है। इस पूरे लेक्चर में हम चांदीपुरा वायरस के बारे में बेसिक से बेसिक जानकारी को हासिल करेंगे और अंत में हम देखेंगे कि चांदीपुरा वायरस के संबंध में कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चांदीपुरा वायरस के बारे में। तो चांदीपुरा वायरस की बात करें तो सबसे पहले बेसिक चीज निकल के आती है कि यह किस फैमिली का सदस्य है। तो यहां पर आपको याद रखना है यह रेप्डोविरिडी परिवार का सदस्य है। रेप्डोविरिडी परिवार का सदस्य है। यह वही परिवार है जिसका सदस्य रेबीज वायरस भी है। क्लियर। अब रेप्डोविरिडी परिवार का सदस्य होने के नाते इसमें कुछ कुछ खासियत है। कौन कौन सी खासियत है? तो सबसे पहली खासियत रेप्डोविरिडी परिवार का होने के कारण इसका आकार जो होता है वो लंबी छड़ के आकार का होता है। लंबी छड़ के आकार का होता है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? रॉड शेप्ड। ठीक है, जैसे छड़ी देखते हो ना वैसे उसी आकार का होता है, इसीलिए इस वायरस को हम बोलते हैं रॉड शेप्ड वायरस। दूसरी इसकी खासियत इस परिवार के होने के नाते ये निकल के आती है कि यह एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस है यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है बल्कि आरएनए है। अब आरएनए वायरस होने के कारण इसमें कुछ और फीचर जनरेट होते हैं। वो क्या फीचर है? तो पहला एक फीचर है इसका कि म्यूटेशन रेट की बात करें तो इन वायरस का म्यूटेशन रेट हाई होता है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि वायरस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। यानी कि अगर इसके खिलाफ अगर कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो उस ट्रीटमेंट के अनुसार ये अपने आप को डेवलप करता जाता है और उस ट्रीटमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस अपने में डेवलप कर लेता है, जिसके कारण इसको ट्रीट करना काफ़ी कठिन होता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस का भी यही है कि वो लगातार अपने आप को म्यूटेट करते जाता है। वैसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि हर साल अपना रूप परिवर्तित करता जाता है और उसी रूप परिवर्तन के कारण क्या होता है कि फिर ट्रीटमेंट प्लान को भी चेंज करना पड़ता है। वैक्सीन में चेंजेस लाने रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आरएनए वायरस के कारण इसका क्या है, म्यूटेशन रेट हाई होता है। इसके अलावा रेप्डोविरिडी परिवार के सदस्य होने के नाते एक और इसका फीचर आता है कि इस तरह के जो वायरस होते हैं उसमें से कुछ वायरस के ऊपर लिपिड आवरण होता है। लिपिड का आवरण होता है, लिपिड आवरण है ना, यानी कि लिपिड एनवेलप से घिरे रहते हैं, जिसके कारण जो होस्ट का इम्यून सिस्टम होता है, जनरली क्या होता है कि हमारे अंदर जब भी वायरस एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके प्रति रिस्पांस क्रिएट करता है। लेकिन चूंकि इस वायरस के ऊपर लिपिड एनवेलप होता है तो उसके कारण क्या होता है कि ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से अपनी आप की रक्षा कर लेता है और अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, तो ये एक खासियत होती है और ये ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी चिंता का विषय भी हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये रेप्डोविरिडी परिवार के सदस्य के नाते इसकी कुछ खासियत होती है। अच्छा, आरएनए वायरस क्या होता है कि जब भी किसी होस्ट में प्रवेश करता है तो यहाँ पर वो अपनी खुद की प्रतिलिपि बनाने लग जाता है, यानी कि एक के बाद एक अपनी कॉपी क्रिएट करते जाता है। क्लियर। तो ये उसके कुछ खासियत होती है। अब हम बात करें अगला इसका कि ये फैलता किससे है। तो इसका फैलने का जो कारण है, सबसे पहला जो वाहक है वो है सैंड फ्लाई मक्खियाँ। ठीक है, उसमें भी अगर हम बात करें तो फेलेप्टोमाइन
सेंट फ्लाई और फेलब्डोमोस पेप्टेसाई, ये इसकी प्रमुख वाहक मक्खियाँ है। ठीक है, अच्छा सेंट फ्लाई मक्खिया के बारे में भी अगर हम बात करें तो इस बार इस रोग के फैलने पर एक चीज़ सामने आई कि कुछ डॉक्टरों ने ये नोटिस किया कि सेंट फ्लाई मक्खी पहले केवल ज़मीनी स्तर पर उड़ती थी, यानी कि 2 से 3 फीट से ऊपर नहीं उड़ पाती थी, लेकिन इस बार इन मक्खियों के उड़ने का पैटर्न में भी चेंजेस आया। और वो चेंज क्या है कि मक्खी अब छत की हाइट तक उड़ने लग गई है। ठीक है, और उसी तरह से वायरस के लक्षणों में भी हम आगे देखेंगे कि कई सारे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाई म्यूटेशन रेट है, तो इसने अपने आप को इस तरह से चेंज लाया है कि अब जो है इसमें जो लक्षण नज़र आ रहे हैं उसमें से कई सारे लक्षण जो पहले नहीं देखे गए थे अब देखे जा रहे हैं। क्लियर, तो ये खासियत है। तो इसको संचरण कौन करता है? सेंट फ्लाई मक्खी, फेलेप्टोमाइन सेंट फ्लाई और फेलेप्टोमस पेप्टेसाई। ठीक है, इसके अलावा कुछ मच्छर प्रजाति जैसे एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी मच्छर को आप जानते होंगे, ये डेंगू को फैलाता है। अच्छा, मक्खी और मच्छर से चांदीपुरा वायरस हो रहा है, लेकिन मक्खी और मच्छर जो है ना केवल यहाँ पर वाहक का रोल अदा कर रहे हैं। बीमारी पैदा करने वाला तो वायरस है, ये केवल वायरस को फैला रहे हैं। ठीक है, वायरस को कैसे फैला रहे हैं? वायरस क्या होता है, इन सेंट फ्लाई मक्खी हो गई या एडिस एजिप्टी मच्छर हो गए, इनकी लार ग्रंथियों में ये वायरस चला जाता है और इनकी लार ग्रंथियों में जो वायरस होता है वही इंजेक्ट होता है होस्ट पर। ठीक है, और उसी के द्वारा ये बीमारी आगे फैलती है। क्लियर, तो ये आपने यहाँ पर इसका हमने वाहक देख लिया, संचरण कैसे होता है। अब आते हैं हम लक्षण पे। ठीक है, तो इसके क्या लक्षण हैं? तो इसके लक्षण, अगर हम प्रारंभिक लक्षण, जैसे ही बीमारी होती है तो सबसे पहले जो लक्षण सामने आते हैं वो है फ्लू जैसे लक्षण, जैसे कि बुखार होना, शरीर में दर्द, सिर दर्द, जो कि नॉर्मल आप सर्दी जुकाम में आप जो चीज़ें महसूस करते थे, ठीक वैसे ही कोरोना में जैसे कुछ लक्षण शुरुआती दौर में दिखाई देते थे, है ना, ठीक वैसे ही लक्षण इस चांदीपुरा वायरस के इन्फेक्शन में भी दिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम गंभीर लक्षण की बात करें तो इसमें एडवांस स्टेज पर एनसेफेलाइटिस, ये मस्तिष्क के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें सूजन होने को हम कहते हैं एनसेफेलाइटिस अगर किसी पेशेंट में डेवलप हो जाता है, किसी बच्चे में डेवलप हो जाता है, तो फिर यह गंभीर स्थिति होती है। और कई केसेस में ऐसा देखा गया कि एनसेफेलाइटिस होने के बाद में 24 से 48 घंटे में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ये बीमारी होती है उसमें डॉक्टर ये प्रयास करते हैं कि एनसेफेलाइटिस होने के पहले ही इस बीमारी के जो सिम्टम्स है उनको कंट्रोल में कर लिया जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, यानी कोई इसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, केवल जो जो सिम्टम दिख रहे हैं उसी का इलाज होगा, जैसे कोविड के समय में शुरुआती दौर पे होता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ लक्षण में अगर देखें तो सांस लेने में दिक्कत और एनीमिया और हेमरेज, ब्लड का स्त्रावण होना, ये कुछ इसके अदर सिम्टम है। क्लियर, फिर हम बात करें तो ये किन किन लोगों को प्रभावित करता है, तो इसकी संवेदनशीलता देखें तो मुख्य रूप से ये 9 साल से 15 साल के बच्चों में ये मैक्सिमम देखा जा रहा है। तो हम ये अभी के फिलहाल के एविडेंस के आधार पर ये कह सकते हैं कि 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे इसके लिए, उनके लिए खतरा है अभी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात आ गई। फिर हम बात करते हैं एनसेफेलाइटिस के बारे में, बता चुका हूँ एनसेफेलाइटिस क्या होता है। ये मस्तिष्क के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें सूजन आने को हम एनसेफेलाइटिस कहते हैं। इसके लक्षण अगर हम देखें तो सिर दर्द होना, बुखार होना, ठीक है, वर्टाइगो यानी कि चक्कर आने की समस्या होना, ये सारे एनसेफेलाइटिस के लक्षण होते हैं। और ये मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी चांदीपुरा वायरस से इन्फेक्टेड बच्चे में एनसेफेलाइटिस के लक्षण दिख जाते हैं तो फिर वो गंभीर स्थिति होती है और 24 से 48 घंटे में उसकी डेथ हो सकती है। क्लियर, फिर हम रोग के पैटर्न में बदलाव देखें तो इसमें कुछ बदलाव हमको इस बार नज़र आए हैं चांदीपुरा वायरस में, जो कि इसकी अगर हम पिछले 50 साल की हिस्ट्री देखें तो इस बार कुछ चेंजेस क्या दिख रहे हैं हमको। एक तो सेंट फ्लाई पहले केवल ज़मीनी स्तर पर उड़ती थी, लेकिन अब ये छत तक इसकी उड़ान हो गई है, जिसके कारण इसका इन्फेक्शन का फैलाने का जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ गया है। क्लियर, फिर इसके में बात करें तो कुछ पेशेंट्स में हेमरेज
ब्रेन हेमरेज की भी परेशानी देखी गई है। अच्छा, मस्तिष्क में हेमरेज होना, ब्रेन में हेमरेज होना, ये पहले ये सिम्टम नहीं देखा गया था, ये इस बार नया सिम्टम इसका नज़र आया। और चूँकि मैंने आपको बताया कि इन वायरस की खासियत होती है कि ये हाई म्यूटेशन रेट रखते हैं, तो हर बार इसमें कुछ न कुछ सिम्टम्स जो है नए-नए डेवलप होते जाते हैं। कोविड में भी आपने देखा होगा, कोविड में भी हाई म्यूटेशन रेट था, हर बार उसमें कुछ न कुछ लक्षण नए-नए दिखते थे। जैसे अल्फ़ा में कुछ अलग लक्षण दिखे, डेल्टा वायरस में कुछ अलग लक्षण दिखे, ओमिक्रॉन में अलग लक्षण डेवलप हुए, ठीक है? तो ये एक इनकी खासियत होती है। क्लियर? अब अगर बात करें इससे रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो चूंकि आपने पूरा लेक्चर देखा है तो अब आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, चांदीपुरा वायरस किस परिवार का सदस्य है? चांदीपुरा वायरस किस परिवार का सदस्य है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा क्या? रेप्डोविरिडी परिवार, ठीक है? और रेप्डोविरिडी परिवार का मतलब यानी कि आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस के साथ में हाई म्यूटेशन रेट हो गई। हाई म्यूटेशन रेट के अलावा क्या है कि ये वायरस होस्ट में जाकर अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं। इन वायरस में लिपिड एनवेलप होता है। क्लियर? ये कंसेप्ट भी आप समझ चुके हैं। अब सेकेंड है, वर्तमान में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के लिए कौन सा उपचार अवेलेबल है? मैंने आपको पहले बताया रेट्रोवायरल थेरेपी अभी उसकी अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अभी इसका आंसर क्या है? केवल लक्षणों के आधार पर प्रबंधन। इसका आंसर टाइम टू टाइम अगर कभी वैक्सीन डेवलप हो जाए तो फिर वो चेंज हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के हम कंडीशन को देखते हुए बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी, केवल लक्षणों के आधार पर इसका मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है? फिर बात करते हैं हम चांदीपुरा संक्रमण से गंभीर स्थिति क्या हो सकती है। तो गंभीर स्थिति के बारे में बता चुका हूं मैं। गंभीर स्थिति है एनसेफेलाइटिस। अगर किसी पेशेंट में एनसेफेलाइटिस डेवलप हो जाता है, मस्तिष्क में सूजन डेवलप हो जाती है, तो ये गंभीर स्थिति होती है। और कई सारे केसेस में एनसेफेलाइटिस के बाद में 24 से 48 घंटे में मृत्यु तक देखी गई है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध मामलों में मस्तिष्क रक्त स्त्राव एक नया लक्षण है। जी हाँ, ये अब नया लक्षण देखा गया ब्रेन हेमरेज का। सेंट फ्लाई आमतौर पर 3 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, ठीक है? ये भी सही है, आमतौर पर 3 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, लेकिन अब फिलहाल कुछ लक्षण हमको दिखे गए कि सेंट फ्लाई छत की ऊंचाई तक भी जा रही है, ठीक है? लेकिन आमतौर पर 3 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, ये क्लियर है, ठीक है? फिर बात करें, चांदीपुरा संक्रमण मुख्य रूप से 15 साल के कम बच्चों को प्रभावित करता है। जी हाँ, सही है। तो अगर हम इसका ओवरऑल देखें तो कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन हमने देखा सही है, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। 1, 2, 3 तीनों सही है, क्योंकि अभी आमतौर पर यहाँ पे देखो वर्डिंग भी समझना है। सेंट फ्लाई आमतौर पर, है ना? अगर आमतौर पर तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि 3 फुट से अधिक ऊंचाई पर नहीं जाती है, जनरलाइज बात हो रही है, ठीक है? लेकिन कुछ एक्सेप्ट यानी कि अपवाद स्वरूप कुछ मक्खियाँ अब छत पे भी जाने लग गई, वो अपवाद की बात हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर वर्डिंग भी आपको समझते आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ों में वर्डिंग आप समझते नहीं हो तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा चांदीपुरा वायरस को लेकर पूरा लेक्चर, जिसको आपने प्रॉपर तरीके से देखा होगा और समझा भी होगा। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.